जनरल और ओबीसी वालों के लिए तो भाई उनको कम से कम 55,000 से लेके 60,000 के करीब पेमेंट मिल जाता है पर ईयर। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो उनको 70,000 के करीब उनको मिल जाता है। कैसे हो आप गाइज? संभवतः अगर बात किया जाए तो अब तक बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉलेज में रिपोर्टिंग कर चुके होंगे, मे बी उनकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी। अब ये काउंसलिंग के बाद जो भी प्रोसेस था एडमिशन के वो सब के सब क्या हो चुके हैं, समाप्त हो गए हैं। अब यहाँ मैटर आती है स्कॉलरशिप की कि भैया स्कॉलरशिप कितनी आती है, स्कॉलरशिप में कौन कौन एलिजिबल हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, ये सारी बातें अब यहाँ पे उठती है। तो भाई इस वीडियो में स्कॉलरशिप से रिलेटेड हर चीज़ हर बात हम लोग समझने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जो भी AKTU से रिलेटेड कुछ भी होगा सबसे पहले आपको अपडेट यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप के बारे में बताने से पहले एक बात आप ध्यान रख लीजिए कि कौन कौन से लोग स्कॉलरशिप के फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो भाई वैसे स्टूडेंट्स जिन्होंने डायरेक्ट एडमिशन लिया है वे एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करने के लिए। दूसरी, वैसे स्टूडेंट्स जिनको FW सीट्स मिले हैं वैसे स्टूडेंट्स भी स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये जो दो टाइप के स्टूडेंट्स हैं ये एलिजिबल नहीं है स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए। और एक और बात आप लोग सुने होंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस भी ऐसे आए होंगे और बहुत सारे लोचे भी चल रहे हैं कि भाई क्या ऐसा जरूरी है कि जिस कोर्स में NBA एक्रीडेटेड होगा उसी कोर्स में स्कॉलरशिप मिलेगी? तो पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपके लिए NBA एक्रीडेटेड जो कोर्स हैं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। लेकिन अगर आपका एडमिशन प्राइवेट में हुआ है तो सबसे पहले प्राइवेट के क्राइटेरिया को समझ लेंगे, प्राइवेट के जो नोटिस हैं उसको देखेंगे कि उनका क्या नोटिस है। अगर उनका नोटिस है कि भाई NBA वालों को ही हम स्कॉलरशिप देंगे तो समझिए कि स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर उनका नोटिस है कि नहीं सारे कोर्सेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप देंगे तो समझिए कि उनको स्कॉलरशिप मिलेगा। तो जो भी लोचा वाली जो बात है ना, NBA NAC, ये जो भी लोचा वाली बात है ना, ये आपके प्राइवेट कॉलेज में ही है। बट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ये ऐसी लोचा नहीं है। चाहे कोई भी कॉलेज तुम गवर्नमेंट का ले लो, इसमें आसानी से स्कॉलरशिप आपको मिल जाती है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहला जो है वो है 12। आपके 12 होनी चाहिए। वैसे तो आपके 12 होंगे ही, क्योंकि आप बीटेक में या MBA में या MCA में जब आप एडमिशन लिए हैं तो ऑब्वियसली बात है कि आपके डिप्लोमा के सर्टिफिकेट होंगे या और 12 के सर्टिफिकेट होंगे, तो ये एकदम लाजमी है। लेकिन वहाँ पे एक पॉइंट है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और OBC कैटेगरी के हैं तो आपके 12 में या अगर आपने डिप्लोमा किया है उसमें आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होनी चाहिए। अगर आपके 60% से ज़्यादा मार्क्स होंगे तभी आप एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो आपके मार्क्स कम से कम 55% होनी चाहिए। अगर 55% से कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं है। मीन्स जनरल और OBC वालों के लिए 60 से डाउन नहीं और SC और ST वालों के लिए 55 से डाउन नहीं। इन दोनों के लिए आपके 60 प्लस एंड 55 प्लस मार्क्स होनी चाहिए, तब जाके आप स्कॉलरशिप के फॉर्म अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। अब यहाँ पे बात आती है अटेंडेंस की। तो भैया जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म होता है ना, वो साल में फर्स्ट ईयर में फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, फिर सेकेंड ईयर में आपको रिन्यू करना पड़ता है, थर्ड ईयर में रिन्यू करना पड़ता है, फोर्थ ईयर में रिन्यू करना पड़ता है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में अप्लाई करते हो तो वहाँ पे तो अटेंडेंस पॉलिसी नहीं मांगती है, लेकिन जब आप सेकेंड ईयर में अप्लाई करोगे, रिन्यू करोगे उसको, तो फिर वहाँ पे अटेंडेंस पॉलिसी मांगेंगे। और याद रखना स्कॉलरशिप आने का अटेंडेंस पॉलिसी 75% है, मतलब कि आपको 75% अटेंडेंस देनी पड़ेगी। और ये काम कौन करते हैं? कॉलेज वाले। तो भाई अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको कॉलेज में 75% अटेंड होना पड़ेगा, वरना अगर उन्होंने कम लिख दिया और कम बोल दिया तो आपके फर्स्ट ईयर को तो आएंगे बट सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर गायब हो जाएगा। तो इस बात को थोड़ी सी ध्यान में रखना है, सीरियस रूप से लेना है कि आपको पैसा चाहिए सरकार की तरफ से, तो फिर इतना क्राइटेरिया जो एलिजिबिलिटी है ये आपको फॉलो
करना पड़ेगा और सख्ती से फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत सारे स्कॉलरशिप के स्कीम्स हैं, लेकिन हम लोग जो बात कर रहे हैं वो आपके यूपी गवर्नमेंट का जो स्कॉलरशिप है उसके स्कीम के तहत हम बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें इनकम के हिसाब से, तो अगर जनरल और ओबीसी हैं उनका इनकम कम से कम 2 लाख से कम दिखाना है। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो उनका इनकम 2.5 लाख से कम दिखाना है। अगर उससे ज़्यादा है आपका इनकम सर्टिफिकेट तो फिर भाई आपके स्कॉलरशिप आने में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप चाहें तो इनकम सर्टिफिकेट 2 लाख से कम के बनवा लें, या अगर 2 लाख के कम के हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स के लिए बात किया जाए तो सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होनी चाहिए। सेकेंड, बैंक अकाउंट आपके होने चाहिए, वो भी आधार कार्ड से लिंक। याद रखेंगे काउंसलिंग में क्या हुआ था कि डीडी जो बनाया गया था, स्टूडेंट्स जो डीडी बनवाए थे उसमें ये हुआ था कि भाई के माता के या पिता के अकाउंट से डीडी बनवा लिए थे, लेकिन यहाँ पे जो स्कॉलरशिप का मैटर है यहाँ पे बैंक अकाउंट जो है वो आपके होने चाहिए, क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में एक देगा, न कि आपके माता और पिता और भाई के अकाउंट में। इसीलिए अकाउंट आपके होने चाहिए, ठीक है। आपके पास यूनिवर्सिटी रोल नंबर एंड इनरोलमेंट नंबर होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपको मिलने के चांस ही नहीं है, समझ लीजिए। आपके पास फीस स्लिप होनी चाहिए, इवन एडमिशन कार्ड भी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास 10th और 12th के मार्कशीट होनी चाहिए। आपका इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए। मे बी आपका इनकम सर्टिफिकेट मतलब कि आपके पेरेंट्स का इनकम सर्टिफिकेट होनी चाहिए, वो भी 2 लाख से कम यदि आप जनरल और ओबीसी हैं तो। आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, क्योंकि पता चलेगा ना कि कितने के इनकम सर्टिफिकेट लगाए हैं और कौन से कैटेगरी के आप हैं। आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट होने चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता है कि आप किस स्टेट के हैं। अगर आप यूपी के हैं नो डाउट कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार के हो गए, उड़ीसा के हो गए, दिल्ली के हो गए, अदर स्टेट के हो गए, तो फिर अगर डोमिसाइल लगाइएगा तो उसके हिसाब से वो कॉलेज वाले क्या करते हैं, वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजते हैं। फिर वहाँ से वो सारी जाँच पड़ताल होने के बाद आपके अकाउंट में पेमेंट आने शुरू हो जाते हैं। तो ये ज़रूरी है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। फोटो होनी चाहिए आपके और सिग्नेचर, सारी चीज़ होनी चाहिए। स्कैन कर करके ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपने गैप किया है तो याद रखिए गैप सर्टिफिकेट भी आपके होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तभी आप एलिजिबल हैं और तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब इतना तो हम जान गए कि कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, कौन कौन से लोग नहीं एलिजिबल हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ये सारी बातें स्कॉलरशिप के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना तो हम जान गए क्या लगना है और क्या नहीं लगना है। अब ये डॉक्यूमेंट्स जान गए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान गए, तो अब हम जानेंगे कि भाई जब हम स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें कितना पेमेंट मिल सकता है। तो अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी वालों के लिए तो भाई उनको कम से कम 55,000 से लेके 60,000 के करीब पेमेंट मिल जाता है पर ईयर। वहीं अगर एससी और एसटी की बात करें तो उनको 70,000 के करीब उनको मिल जाता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो 1 ईयर का आपका जो फी है वो स्कॉलरशिप के थ्रू ही कंप्लीट हो जा रही है। आपको ऐसे सिर्फ हॉस्टल पे और मेस पे ही करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो। लेकिन स्कॉलरशिप लेने के लिए जो कॉलेज वाले हैं ना बहुत दौड़ाते हैं, कभी बोलेंगे ये लाओ, कभी बोलेंगे वो लाओ। कभी कभार ऐसा भी होते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं वो 1-2 बार दौड़ेंगे फिर बोलेंगे छोड़ो उन्हें भाड़ में जाए, कौन जाएगा इसके पीछे। तो भाई जितना बार दौड़ा है ना उतना बार दौड़ना, लेकिन फॉर्म सबमिट जरूर करना। क्यों? क्योंकि पैसा तुम्ही को ना मिलेगा कि कॉलेज को मिलेगा। कॉलेज को पैसा नहीं मिलता है, पैसा तुमको मिलेगा और तुम्हारा फी में वेव हो रहा है, तुम्हारे फी कम हो जा रहे हैं। तो ये जो पैसा आ रही है ना ये सरकार दे रही है पैसा तुमको, और ये पैसा फिर रिटर्न करना नहीं है। तो भाई एक बार क्या 10 बार भी अगर कॉलेज वाले तुमको दौड़ाए ना तुम दौड़ो, लेकिन जो भी प्रॉपर वो मांगते हैं आप प्रॉपर करके सबमिट जरूर करो, ठीक है। ये सारे फॉर्म फिलअप करो, फिलअप करने के बाद से सबमिट जरूर करो और अपना स्टेटस देखते रहो। अगर आप स्टेटस देखोगे ना कि आपके फॉर्म कहाँ कहाँ तक पहुँचे हैं, कहाँ कहाँ पे रोका गया है, तो आप जानेंगे कि कहाँ पे कहाँ तक मेरा पहुँचा हुआ है पेपर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि लड़के पेपर सबमिट कर देते हैं और कभी स्टेटस ही खोल के नहीं देखते हैं कि भाई पेपर का जो सबमिट हमने किया था उसका स्टेटस कहाँ तक पहुँचा। तो फिर वैसे स्टूडेंट्स के जब स्कॉलरशिप रुक जाती है तब वो टेंशन में हो जाते हैं कि बंदा मैंने सारा काम किया
बट क्यों नहीं हुआ ये सारा चीज़? तो वो तो स्टेटस देखे नहीं, जब स्टेटस देखेंगे तभी ना प्रॉब्लम पता चलेगी, तो उस प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाएगा, प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाएगा। तो गाइज इस बात को ध्यान में रखिएगा कि स्टेटस हमेशा चेक करते रहना है। अब जानते हैं कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप के अलावा और कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं जिनको हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सेंट्रल स्कॉलरशिप भी आता है जो एनएसपी के पोर्टल पे आते हैं। आप एनएसपी के पोर्टल पे जाके आप पता कर सकते हैं कि कौन कौन से स्कॉलरशिप आ रहे हैं। ठीक है, तो एनएसपी से भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। इवन अगर हम बात करें तो एआईसीटीई भी क्या देती है, स्कॉलरशिप देती है। जैसे एआईसीटी का अगर स्कॉलरशिप का बात करें तो एआईसीटी का स्कॉलरशिप है प्रगति स्कॉलरशिप स्कीम, स्पेशली फॉर वुमेन, स्पेशली फॉर गर्ल्स। और एक और स्कॉलरशिप है उसका जिसका नाम है सक्षम स्कॉलरशिप स्कीम, स्पेशली ये डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए है। तो गाइज अगर आप गर्ल्स कैंडिडेट हो तो आप इसको भी ध्यान में रखना भरने के लिए। गाइज अगर आप डिसेबल हो तो एआईसीटी से जो स्कॉलरशिप आती है फॉर्म, इसको भी ध्यान में रखना भरने के लिए। अगर इन दोनों में से अगर आप भर लेते हैं तो यकीन मानिए, एक तो स्टेट गवर्नमेंट आपको पेमेंट भेजी और एक एआईसीटी भी आपको क्या भेज देगा, पेमेंट भेज देगा। तो ये भी हो सकता है कि आपके कॉलेज फी हो गए और हॉस्टल फी भी हो जाए। तो ये फायदा वाली बात है, इसको करना चाहिए और इसको जितना बार हो सके उतना बार सर्च करके, जितना बार हो सके उतना बार ध्यान में रख के इसको खोजते रहना है कि कब फॉर्म आ रहा है, कब अप्लाई हो रहा है, कहाँ तक डेट है, कहाँ तक पहुंचा, ये सारी चीजें जानना जरूरी है। कुछ प्राइवेट भी स्कॉलरशिप होते हैं जो कि प्रोवाइड कराए जाते हैं, जैसे धीरू भाई अंबानी स्कॉलरशिप है, जैसे एलएनटी स्कॉलरशिप है, जैसे आपके इंडियन ऑयल सर्विसेज स्कॉलरशिप है, जैसे आपके टीच फॉर इंडिया फेलोशिप स्कॉलरशिप है, जैसे आपको गूगल वुमेन स्कॉलरशिप है, जैसे आपको अगर हम बात करें सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप है। बहुत सारे स्कॉलरशिप हैं, जैसे आपके ओएनजीसी स्कॉलरशिप है, बहुत सारे प्राइवेट स्कॉलरशिप भी आते हैं। तो आप चाहें तो ये सब स्कॉलरशिप के बारे में जानकारी रख के टाइम टू टाइम देख के ध्यान दे के आप स्कॉलरशिप जरूर भर दें, क्योंकि पैसा आपको मिलेगा तो आप ही के लिए ना फायदा है। तो ध्यान में रखे स्कॉलरशिप जरूर भरें, छोड़े नहीं, क्योंकि इससे क्या फायदा होगा कि आपके जो पेरेंट्स के ऊपर प्रेशर है कि पेमेंट करना है, वो थोड़ी सी रिलैक्सेशन हो जाएंगे और आपके स्कॉलरशिप से आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लीजिएगा। तो गाइज ये थी कुछ बातें स्कॉलरशिप से रिलेटेड। गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे ही अच्छी जो भी एकेटीयू से रिपोर्ट आती हैं, जो भी एकेटीयू से रिलेटेड जो भी बातें होती है, इस पर सबसे पहले अप टू डेट कर दिया जाता है। चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।